Hello, dear students. I hope you all are fine and okay. So, today we are going to talk about Wole Soyinka, one of the prominent Nigerian writers. My medium of communication will be English and Urdu. Wole Soyinka was born in 1934 in Nigeria and is one of the distinguished literary and political figures of his time, right? He was a playwright, a poet, a novelist, a critic, and an activist. And he has literally influenced literature and African culture. Um, he was the first African to win Nobel Prize in Literature in 1986, and it was such a groundbreaking record for him, right? सोयंका जो फादर था वो एक हेड मास्टर था एंड उसकी माँ भी एक टीचर थी, ठीक है। और उसकी जो ब्रिंगिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और ऐसे घराने में हुई कि जिसमें मतलब नाइजीरियन ट्रेंड्स भी थे और कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी थे, ठीक है। ग्रीक, इंग्लिश और हिस्ट्री इसने स्टडी की और फिर इंग्लिश लिटरेचर में इसने ग्रेजुएशन भी की, ठीक है। अगर हम इसकी लिटरेचर के साइड्स की बात करें तो he is best known for the blend of traditional um, folk literature with यूरोपियन फॉर्म्स, तो दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है, ठीक है। सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट प्लेज आर द स्वॉम्प ड्वेलर्स, जिसमें आपको जो कॉलोनियल ऑपरेशन है उसके बारे में बहुत कुछ मिलता है। इसी तरह द लॉयन एंड द जूअल, you will see the conflict between tradition and modernization. इसी तरह death and the king's horseman, right? ये इसका मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके जो प्लेस या जितने भी वर्क्स है उसमें नज़र आएगा कि ये सोसाइटल फ्लॉस की बात करता है, करप्शन की, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ है और ही इज़ ऑल्सो नॉस्टैल्जिक अबाउट द पास्ट, राइट। अगर हम इसकी पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, सो ही वाज अ वेरी एक्टिव राइटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल एक्टिविज़म उसमें काफ़ी ज़्यादा था और he always advocated justice and stood against corruption, right? यहाँ तक कि उसको अरेस्ट भी किया गया था because of his revolutionary spirits, right? नाइजीरियन सिविल वॉर जब हुई थी तो उसमें इसको इम्प्रिजन किया गया था। So such is the caliber of this writer, such was his love for his people, for his nation, for his country, and this is why he is actually a post colonial writer, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पॉलिटिकल करप्शन जितनी हुई, इसी तरह ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, human rights, freedom, resistance, all these things, all these themes are basically what you can find in his works, right? So इनका जो था वो काफ़ी resilient था और उसका बिलीफ था कि books and all forms of writing have always been objects of terror
to those who seek to suppress the truth. अब आते हैं पोम पर. The title of the poem is Civilian and Soldier. Civilian and Soldier अगर आप देख ले तो टाइटल से ही आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि पोम जो है वो सिविलियन और सोल्जर्स के बीच में एक कंट्रास्ट कर रहा है, बता रहा है कि जंग के जो नुकसानात है वो क्या होते हैं. फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस राइज होते हैं इस पोम में, वायलेंस के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में. ठीक है. तो ये अंडरस्टैंड करना चाहता है सिविलियन के स्टांस को भी और सोल्जर के स्टांस को भी. ठीक है. और वायलेंस के ख़िलाफ़ है, चाहे वो किसी किस्म का भी वायलेंस हो. ठीक है. Let us understand the poem line by line for a better understanding. So the poem starts with, "My apparition rose from the fall of lead." अब apparition जो है वो किसी भी ghost या spirit को कहते हैं. ठीक है. Rising from the fall of lead. Fall of lead का मतलब बुलेट्स हो सकते हैं. ठीक है. क्योंकि बुलेट्स जो है उसका मटेरियल जो है वो लीड होता है. ठीक है. तो स्टार्ट से ही एक वायलेंट इन्वायरमेंट आपको नज़र आता है. एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जंग हो रही है, जिसमें लोग मर रहे हैं. ठीक है. डिक्लेयर्ड आई एम अ सिविलियन. तो वो जो एपरेशन है जो कि वापस से ज़िंदा हुई है, वो क्या कहती है कि आई एम अ सिविलियन. तो एपरेशन बेसिकली सिविलियन है और ये सोल्जर नहीं है. ठीक है. सो वॉर के सिनेरियो में एपरेशन जो है वो एज अ सिविलियन सामने आई है. सो सिविलियन कोई भी ऐसा बंदा है जो कि जंग में इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है. आगे जाके राइटर लिखता है कि इट ओनली सर्व टू एग्रीवेट योर फ्राइट, फॉर हाउ कुड आई हैव रिजन a being of this world in that hour of impartial death. अब जैसे ही सोल्जर ये बात सुनता है ऑपरेशन की, तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है. अब सिविलियन जो है वो सोल्जर के सामने खड़ा है और सोल्जर ये समझ रहा है कि सिविलियन का इस वायलेंस में उठ जाना, खड़े हो जाना, ये चैलेंजिंग हो सकता है. ठीक है. तो वो जवाब में क्या कहता है, फॉर हाउ कुड आई राइज फॉर हाउ कुड आई हैव रिजन अ बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड इन दैट आवर ऑफ इम्पार्शियल डेथ. स्पीकर जो इस पोम का है, तो वो कहता है कि मैं कैसे उठ सकता हूँ एक इम्पार्शियल डेथ. मतलब इम्पार्शियल डेथ का यहाँ पर ये है कि वो डेथ जो किसी का साथ नहीं दे रही, मतलब वो इम्पार्शियल है, वो ना छोटे बड़े को देखती है ना गरीब अमीर को, जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल है. सो ये बड़ा ही एक अननेचुरल सी चीज़ है एक सिविलियन के लिए कि वो प्रेजेंट है. तो डेथ जो है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है. ठीक है. But it is something very much surprising, and I thought also, nor is your quarrel of this world. अब एपरेशन कहता है कि जो सोल्जर लड़ रहा है, तो वो like it seems disconnected from the realities of the world in which the civilians are living. सो जंग जो है वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एक पीसफुल लाइफ के लिए बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. योर क्वार्रल ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉर इज योर क्वार्रल ऑफ दिस वर्ल्ड.
You stood still for both eternities, and oh, I heard the lesson. अब सोल्जर जो है वो बहुत ज़्यादा फियर का शिकार है। वो बिल्कुल खड़ा है और क्या कहता है कि द यू स्टूड स्टिल फॉर बोथ इटर्निटीज एंड ओ आई हर्ड द लेसन। सो बोथ इटर्निटीज का मतलब एक तो टाइमलेसनेस है उस सिचुएशन की, या लाइफ और डेथ का जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है वो है, ठीक है, ऑफ योर ट्रेनिंग सेशंस कॉशनिंग। ये देखिए, इसको ऊपर लाइन के साथ कनेक्ट करें। एंड नो आई हर्ड द लेसन ऑफ योर ट्रेनिंग सेशंस कॉशनिंग, स्कोच अर्थ बिहाइंड यू, डू नॉट लीव। सो इससे याद आता है वो लेसन्स जो सोल्जर्स को पढ़ाया जाता है, स्ट्रेटजी दी जाती है कि स्कॉच्ड अर्थ, ठीक है, मतलब दुनिया में आपके सामने जो भी आए बस डिस्ट्रॉय किया जाए उसे, ठीक है। डू नॉट लीव योर एनिमीज, डू नॉट लीव whosoever comes in front of you, तो बस आपने उसको छोड़ना नहीं है। तो ये भी इस वॉर की वो मर्सिलेसनेस बता रही है, जहाँ पर आपका सर्वाइवल जो है वो तब ही हो सकता है जब आप दूसरे की सर्वाइवल का एंड करो, उसे मार दो, ठीक है। अ dubious neutral to the rare, a dubious neutral to the rare मतलब आपने किसी ऐसे बंदे को भी जिंदा नहीं छोड़ना जो कि न्यूट्रल हो, जिसकी न्यूट्रल होने में थोड़ा सा भी शक हो तो उसे भी आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। You have to kill anyone who comes in front of you. Reiteration of my civilian quandary, borrowing earth. अब ये जो apparition है एज अ सिविलियन, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है इस जंग में। और बोरोइंग अर्थ का मतलब है कि उसने इस अर्थ की तरफ बस थोड़े सा टाइम को बोरो किया है, या वो अपनी सर्वाइवल के लिए छुपना चाहता है, इस वायलेंस से एस्केप जाना चाहता है, ठीक है। फ्रॉम द लीड फेस्टिवल ऑफ योर मोर ईगर फ्रेंड्स वर्कड the worse on your confusion, and when you brought the gun to bear on me, the death twitched me gently in the eye. तो देखिए, फ्रॉम द लीड फेस्टिवल, अब बुलेट फेस्टिवल है, ठीक है, द गन फायर्स द बुलेट्स, and eager friends are actually the soldiers who are quite quick in order to participate or engage in war, in violence, right? तो वो जो स्पीकर है हमारा, जो एपरेशन है, उसका जो स्टेटस है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है सोल्जर की कन्फ्यूजन को देखकर, क्योंकि जंग चल रही है, एक chaos है, ठीक है। So you brought the gun to bear on me and death twitched me gently in my eyes, right? So जैसे ही सोल्जर स्पीकर पर उस एपरेशन पर गन रखता है तो डेथ जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। इतनी डेंजरस सिचुएशन होती है जंग में। Your plight and all of you came clear to me. फिर उस डेथ को सामने पाकर एपरेशन क्या कहता है कि मैं समझ जाता हूँ कि उस सोल्जर की प्रॉब्लम क्या है, उसका मसला क्या है, उसकी प्लाइट क्या है। असल में वो सोल्जर खुद कंफ्यूजन का शिकार है, ये उसकी प्लाइट है। आई होप समडे इंटेंट अपॉन माई ट्रेड ऑफ लिविंग टू बी चेक्ड। सो अब जो एप्रीशिएशन है वो डिज़ायर करता है कि कोई ऐसा दिन भी आए कि जब लाइफ पीसफुल हो, कोई भी सोल्जर और एप्रीशिएशन आमने सामने ना आए, सिविलियन और सोल्जर्स का आमने सामना ना हो। Inspired by your apparition in a trench signaling I'm a soldier, और कोई ऐसा वक्त ना आए कि एज एपरेशन जो कि यहाँ पर एज अ सिविलियन आया है
वो इज़ अ सोल्जर सामने आए, नो हेजिटेशन देन बट आई शैल शूट यू क्लीन एंड फेयर। और अगर इस तरह होता भी है और आप मेरे सामने आते हो तो फिर मैं बगैर किसी हेजिटेशन के आपको शूट करूँगा, बहुत क्लियर और फेयर तरीके से। लेकिन जब मैं आपको शूट करूँगा तो मेरे साथ बुलेट्स नहीं होंगे, बल्कि आई विल शूट यू विद व्हाट, आई विल शूट यू विद मीट एंड ब्रेड, अ gourd of wine, a bunch of breasts from either arm. So my bullets um, will be bread, will be good things. I will give you earthly pleasures, right? Before I come in front of you. And that long question, do you, friend, even now know what is it all about, right? So लास्ट में क्वेश्चन आ जाता है पोम के कि क्या सोल्जर जानता है कि इस जंग और इस सफरिंग का रिज़ल्ट क्या होगा। जो सोल्जर है उससे ये सवाल किया गया क्योंकि इसमें दोनों ही को नुकसान है, ठीक है। सो ओवरऑल जो पोम है, it basically talks about how dehumanizing war can be and how cruel and barbaric its results are. Okay? Thank you very much. Take a very good care of yourselves. See you when I see you next. Good luck. Goodbye.